हिंदुस्तानी सरजमी पर 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने जहांगीर के शासनकाल में व्यापार करने हेतु आने की इजाजत ली थी। यहाँ उन्होंने व्यापार करना आरंभ किया, लेकिन मुगल सल्तनत के कमजोर पड़ने पर उन्होंने समझ लिया कि वे अखंड भारत पर ब्रिटिश हुकूमत स्थापित कर सकते हैं। 1757 में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज भारतवर्ष के शक्तिशाली शासक बन गए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को हस्तगत कर लिया था। उसने भारत का मनचाहा दोहन किया और इंग्लैंड को समृद्ध बनाने का कार्य किया। गोरे हुक्मरानों की अन्यायपूर्ण व दमनकारी नीतियों के कारण विभिन्न स्तरों पर उनके विरुद्ध क्रोध एवं घृणा पनप रही थी। इस कारण विभिन्न स्तरों पर लोग चाहते थे कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिए जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु अंग्रेजी सेना के देशी सैनिकों को तत्पर किया गया कि वे एक ही दिन संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दे। बगावत की तारीख तय किया गया 31 मई 1857 निर्धारित की गई। इस बगावत की विवेचना करने वाले इतिहासकारों का मानना है कि यदि यह बगावत तय तिथि को एक ही साथ सभी छावनियों में भड़की होती तो अंग्रेजों का सत्यानाश, सर्वनाश, बर्बाद होना तय था। उनमें से एक भी जीवित इंग्लैंड नहीं जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हिंदुस्तान बेहद विशाल देश था, जिसमें सेना की छावनियां पेशावर से कोलकाता तक और अंबाला से मद्रास तक फैली थी। बगावत में हजारों लोगों को शामिल होना था। कब किसके दिल में क्या आ जाएगा कुछ भरोसा नहीं था। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था ऐसे तो उस समय हावी रही। इस कारण ब्रिटिश काल में भी इस व्यवस्था का काफी जोर था। अस्पृश्यता को सेना में भी माना जाता था। उच्च कुलीन ब्राह्मण सैनिक या कभी सो स्वीकार नहीं कर सकता था कि शूद्र जाति का कोई व्यक्ति उसके पात्र को स्पर्श करे। कोलकाता की बेकरपुर छावनी का यह किस्सा था, जिसने बगावत की तारीख से पूर्व ही बगावत को शुरू कर दिया था। दरअसल एक हरिजन ने ब्राह्मण सैनिक को कह दिया था कि अगर मैं तेरे लोटे से पानी पी लूंगा तो तेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि वह तो अंग्रेजों के दिए उन गाय की चर्बी के कारतूसों से हो चुका है। ब्राह्मण को पता नहीं था कि कारतूस किस प्रकार उसका धर्म भ्रष्ट कर सकते हैं। अतः उसने पूछा, क्या कारतूसों पर गाय की चर्बी लगी है? जी हाँ, हाँ लगी है। तुम्हें बंदूकों के लिए जो कारतूस दिए गए हैं उन पर गाय की चर्बी लगी होती है। उन्हें बंदूक में डालने से पूर्व दांत से काटना पड़ता है। सभी तो काट चुके हैं, किसका धर्म बाकी बचा है? हरिजन ने ब्राह्मण सैनिक को उस जानकारी से अवगत करवाया जिसके लिए उसने पहले ताना दिया था। उसके उस ताने ने तूफान मचा दिया। चर्बी वाली बात संपूर्ण छावनी में फैल गई कि कारतूसों पर चर्बी लगाई गई है। ईसाई हुकूमत हिंदू व मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। उस वक्त बेकरपुर छावनी में
34वीं पलटन तैनात थी। करीबी बंगाल में एक अन्य 19वीं पलटन थी। कुछ समय तक ये दोनों पलटनें अफगानिस्तान के युद्ध में कंधार में साथ साथ रही थी। अतः इसमें काफी भाईचारा हुआ समन्वय था। देसी सैनिकों को उन दिनों 7 रुपये मासिक वेतन मिलता था। उसके एवज में वे कंपनी के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर जान देने तो तत्पर थे, किंतु धर्म बलिदान करने की कोई भी शपथ उनके द्वारा नहीं ली गई थी। प्रिय सज्जनों, इसी के बहाने वीरों को मौका मिल गया और आगे बढ़ा। इस कारण उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अपने धर्म की रक्षा करने के लिए संघर्ष करेंगे और चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। वह अपने उस अटल इरादे हेतु कोई भी परिणाम भोगने को तैयार हो गए थे। यहाँ धर्म का भाव एकाएक ही इतना मुखर हो गया कि उसमें मातृभूमि का गौरव और निज हित की भावना का भी समावेश हो गया। प्रिय सज्जनों, धर्म तो धर्म ही होता है। तो मंगल पांडे जी का विचार कृति में तो है ही, क्रांति में तो है ही, प्रकाष्ठा में तो है ही। तो सर्वप्रथम नए कारतूसों का उपयोग करने का हुक्म 19वीं पलटन को प्राप्त हुआ था। उसके सैनिकों ने कारतूसों को स्पर्श करने से भी मना कर दिया। गोरे अधिकारियों को इस इनकार ने बेहद गरमा दिया। इन काले देशी सैनिकों की इतनी औकात कि वे गोरे अधिकारियों के आदेश भी मानने से मना कर दे। तय किया गया कि संपूर्ण पलटन को भंग कर दिया जाए और इनकार करने वाले सैनिकों से वर्दियां और शस्त्र वापस ले लिए जाए। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे को, शस्त्र और वर्दियां छीने को अंग्रेजों की हुकूमत देशी सैनिकों के दम पर ही चल रही थी। गोरी सेना तो बेहद सीमित थी। उन्हें पता था कि इस काम में 34वीं पलटन भी उनका साथ नहीं देगी। उन्होंने तत्काल ही बर्मा से, जो उस समय हिंदुस्तान का एक प्रांत था, अंग्रेज सेना बुलवाई। तय किया गया कि 34वीं पलटन को बेकरपुर लाकर उसकी मौजूदगी में अंग्रेज सेना 19वीं पलटन से शस्त्र हथियार लेगी। देशी सैनिकों के लिए यह बड़े धर्म संकट की हालात हो गई। सभी छावनियों में एक साथ बगावत की तिथि 31 मई मुकर्रर थी, जो अभी 2 माह दूर थी। आज अंग्रेज 19वीं पलटन के शस्त्र छीन रहे हैं। कल वे 34वीं पलटन के भी छीनेंगे। यदि यह सिलसिला चल पड़ा तो 31 मई की पूर्व ही सभी देशी पलटनों से शस्त्र रखवा लिए जाएंगे। तब करने को कुछ शेष नहीं रहेगा। संपूर्ण योजना व्यर्थ हो जाएगी। किंतु यदि अभी शस्त्र उठा लेते हैं तो भावी क्रांति की कलई खुल जाएगी। एक छावनी में बगावत होने मात्र से अंग्रेजों की हुकूमत खत्म नहीं हो जाने वाली थी। सैनिक सोच रहे थे कि उस स्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। निश्चय ही यह उनके लिए भारी धर्म संकट की स्थिति थी।
29 मार्च 1857 को मंगल पांडे भी इसी ऊहापोह में फंसे हुए थे कि उनकी पलटन निर्धारित तारीख से पहले ही दिल की आवाज पर बगावत का झंडा बुलंद कर दे। 29 मार्च 1857 को ऐसा ही अवसर आया जब मंगल पांडे जी देख समझ रहे थे कि सैनिकों से शस्त्र व वर्दियों ले ली जाएगी। जितना भी वक्त मंगल पांडे को सोचने के लिए मिला, उन्होंने अपना निर्णय कर लिया था। दिल और दिमाग, उनके दिमाग पर दिल हावी हो गया। मंगल पांडे जी एक सामान्य सैनिक थे, किंतु शक्ति अद्भुत थी। राष्ट्र को समर्पित अपने जीवन को कर दिया। उन्हें लगा कि यदि बगावत होनी तो उसका मुहूर्त आज अभी तत्काल इसी वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं। वक्त जुनून के अंतर्गत उन्होंने यह अटल फैसला कर लिया था। उन्होंने निश्चय किया कि अपने जीवित रहते हुए वह अपने साथियों के शस्त्र कदापि नहीं छीनने देंगे। उनके प्राण जाते तो चले जाए। वह भूल गए कि वह एक सामान्य सैनिक है। संकल्प दृढ़ तो होते ही हैं। पूरे सैन्य दल की नीति निर्धारित करने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। बेकरपुर छावनी में बगावत के समर्थक नेताओं ने दूसरी छावनियों को समाचार भेजकर उनसे परामर्श मांगा था, किंतु मंगल पांडे में उसका प्रत्युत्तर आने तक इंतजार करने का धीरज नहीं था। वो समझ चुके थे कि हम लोगों से कभी भी शस्त्र वर्दियां छीन लिए जाएंगे। तो उन्होंने निश्चय कर लिया, संकल्प ले लिया कि जो करना है वो अब इसी वक्त इसी क्षण ही करना है। उन्होंने मंतव्य प्रकट किया कि संपूर्ण पलटन को इसी पल बगावत कर देनी चाहिए, किंतु अन्य सैनिक रजामंद नहीं हुए। पूर्व में निर्धारित हुए बगावत की तारीख को बदलने की जवाबदारी वे कैसे लेते। इस कारण वे मंगल पांडे के निर्णय से रजामंद नहीं हो पाए थे। यह उचित और अनुचित का विचार बेहद विचारणीय है। यदि मंगल पांडे सच्चे हृदय से यह समझते थे कि बगावत करने का सही पल यही है, तो उन्होंने अन्य साथियों को साथ लिए बिना गोली चलाकर आत्मस्वर्ग करने का हक था। यह नहीं, ऐसे मौकों पर क्या निर्णय, मेरी आत्मा तो यह कहती है कहकर अपनी मन मर्जी चला लेते थे। तो मंगल पांडे को आत्मा की आवाज का पालन करने के हक से कैसे वंचित किया जा सकता है। जो समझ चुके हैं कि अब हमसे कभी भी किसी भी पलटन के वक्त वो गोरा अंग्रेज हमसे वर्दियां शस्त्र छीन लिए जाएंगे, किंतु मंगल पांडे के युवे साढ़े आम वक्त से पहले गोली चलाने से अपनी संकल्प दृढ़ के साथ पूरी की और तबाह में शामिल हो गए। तो मंगल पांडे फिरंगियों से नाराज थे ही तुरंत फरक बगावत में उनका साथ न देने के कारण देसी सैनिकों से भी वह झुल्ला गए। वर्दी और शस्त्र से सज्जित होकर वह परेड मैदान की तरफ चल पड़े। राह में उन्हें बिगुल बजाने वाला मिला। उन्होंने उसे आदेश दिया, दुश्मन पर आक्रमण करने हेतु बिगुल बजाओ।
बिगुलची को पता था कि मंगल पांडे को ऐसा हुक्म देने का अधिकार नहीं है, अतः उसने युद्ध का बिगुल तो खैर बजाया ही नहीं, बल्कि वह मंगल पांडे को भी यूं ही देखने लगा। ये कैसे, क्या बात है, आज मंगल पांडे जी मुझे कह रहा है बिगुल बजाओ, बिगुल बजाओ। दुश्मन की लड़ाई, जैसे पांडे विक्षिप्त हो गए हो। मंगल पांडे पर उस समय विपक्षता का राष्ट्र प्रेम में विक्षिप्त हुए बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। जाहिर है कि बिगुल बजाने वाले ने हमले का बिगुल नहीं बजाया, तो मंगल पांडे ने अपनी ओर से प्रतिक्रिया व्यक्त की। मंगल पांडे यह चिल्लाते हुए परेड मैदान की तरफ दौड़े, भाइयों उठो, अब सोचो मत, फिरंगियों पर टूट पड़ो और उन्हें मौत के घाट उतार दो। संघर्ष करने का यही सही मुहूर्त है। अगर अभी नहीं लड़ोगे तो फिर कभी नहीं लड़ पाओगे। यह अवसर निकल गया तो फिर हाथ मलते रह जाना पड़ेगा। इस तरह से गर्जन करते हुए मंगल पांडे ने परेड मैदान में दाखिला लिया। वहां सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने उन्हें इस तरह चिल्लाते हुए आते देखा तो कड़क कर हिंदुस्तानी सैनिकों को हुक्म दिया, इसे पकड़कर बांध दिया जाए। बिगुलची ने मंगल पांडे का हुक्म अनसुना कर दिया था। ह्यूसन का हुक्म देसी सैनिकों ने नहीं सुना। एक भी सैनिक मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे देसी सैनिक नहीं बढ़ा। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ था। जब ह्यूसन ने हुक्म दिया देसी सैनिक को कि मंगल पांडे जी को पकड़ो, इसे बांधो, तो सबने अनसुना कर दिया। एक भी सैनिक आगे नहीं बढ़ा उनको पकड़ने के लिए। शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। एक भी सैनिक आगे नहीं बढ़ा, ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ था। तब मंगल पांडे को पकड़ने हेतु ह्यूसन खुद आगे बढ़ा। मंगल पांडे ने भारी हुई बंदूक की नाल ह्यूसन की तरफ की निशाना साधा और लिलबिली दबा दी। ह्यूसन को गोली लगी और वह पछाड़ खाकर धरती पर जा गिरा। ह्यूसन की आंखों में तब आश्चर्य के भाव थे। शायद मरते हुए वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक हिंदुस्तानी के हाथों उसकी मौत कैसे हो सकती है। लेफ्टिनेंट भाव ने घोड़े पर बैठे बैठे यही मंजर देखा था। वह मंगल पांडे की ओर झपटा, किंतु मंगल पांडे ने दुनाली बंदूक से दूसरी गोली वाभ पर दागी। वाभ नीचे गिर पड़ा। मंगल पांडे बंदूक पुनः भरने लगे। तभी वाभ उठकर पिस्तौल ताने पांडे की तरफ भागा। वाब ने गोली चलाई, किंतु निशाना ठीक नहीं लगा। मंगल पांडे ने बंदूक छोड़ी और तलवार लेकर वाब पर वार किया। तलवार के वार से वाब का पिस्तौल वाला हाथी कट गया और वह भी कटे वृक्ष की भांति जमीन पर धराशायी हो गया। वहां मौजूद सभी हैरान थे। एक दूसरे फिरंगी ने मंगल पांडे की तरफ बढ़ना चाहा तो एक देसी सैनिक ने बंदूक के कुंदे के बाढ़ से उन्हें जमीन पर बिछा दिया। मंगल पांडे ने अपनी साथी सैनिकों को बारंबार बगावत के लिए उकसाया,
किंतु किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। इस कारण नहीं कि उनमें बहादुरी का अभाव था, बल्कि इस कारण कि वे दुविधा में थे कि निर्धारित तारीख से पहले बगावत करना ठीक होगा या नहीं। इस समय तक किसी ने जाकर कर्नल हयसी को संपूर्ण ब्यौरा सुना दिया। उसने तत्काल गोरे फौजियों को एकत्र किया और परेड मैदान में आ धमका। मंगल पांडे ने समझ लिया कि कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है। अंततः वह फिरंगियों के द्वारा थाम लिए जाएंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने बंदूक की नली अपने सीने पर लगाई और लिलबिली दबा दी। किस्मत ने धोखा दिया, गोली लगी किंतु प्राण नहीं ले सकी। घायल हालात में गोरे सैनिकों ने मंगल पांडे को कैदी बना लिया। अस्पताल ले जाकर उनकी चिकित्सा की गई। चिकित्सा करने में कदाचित ईशान्य की भी भावना रही हो, किंतु उन्हें जीवित रखना इस कारण ज्यादा जरूरी था कि उसने बगावत की योजना के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। गोरे अधिकारियों ने लाख प्रयास किए, किंतु वे मंगल पांडे को यातनाएं व प्रलोभन देकर भी उनकी जुबान खुलवाने में कामयाब न हो सके। मंगल पांडे पर मुकदमा चलाने की नौटंकी की गई। ये तो खासियत गोरा अंग्रेजों का था ही। नौटंकीबाजी बहाने एक से एक दुर्व्यवहार क्रांतिकारी के साथ करता ही था। किसी न किसी कारण बस क्रांतिकारी को फंसाकर उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया करता था। तो वही काम मंगल पांडे जी के भी साथ कर दिया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। 1857 की महाक्रांति के वह प्रथम आत्म बलिदानी थे। अंग्रेजों के लिए पांडे शब्द विद्रोही ही समांतर बन गया। सभी विद्रोही सैनिक पांडे कहने जाने लगे। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के सोहरपुर गांव में 19 जुलाई 1827 को हुआ। उनके पिता श्री दिवाकर पांडे और माता श्रीमती अभ्यरानी थी। सन 1857 के महाविद्रोह की पहली गोली चलाने वाले सैनिक के रूप में मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सदैव के लिए अमर हो गए। हरे कृष्णा। इनकलाब जिंदाबाद। जय मां भारती।